एक्सरसाइज 4.1 के सवाल नंबर 2 को हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहले पार्ट में है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो किसी भी इबारती सवाल पे सबसे पहले जो चीज़ निकालनी होती है उसे हम मान लेते हैं। यहाँ पे भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमने निकालनी है तो हम उन्हें मान लेंगे। अब लेकिन चूंकि ये सवाल द्विघात समीकरण का है तो द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी कि जिनका वर्ग धनात्मक होता है। चर राशि की अगर बात करें तो इस समीकरण में केवल एक ही चर राशि है जो कि एक्स होती है। वैसे द्विघात समीकरण के सवालों पे हमने एक ही चर राशि मानकर सवाल को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए अगर हम भूखंड की लंबाई x के टर्म्स में मानेंगे तो चौड़ाई भी हमने x के टर्म्स में ही निकालनी पड़ेगी। लेकिन इस तरीके से करने पे कई बार सवाल लंबा हो जाता है और परीक्षा में हमें मालूम भी नहीं है कि हम एक चीज माने या दो चीज माने, क्योंकि इससे पहले जब हमने रेखा का मानक रूप पढ़ा हुआ था तो वो था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। वहाँ पे भी इबारती सवाल थे, तो वहाँ पे उन इबारती सवालों को हल करने में हम दो चर राशियां x और y मान रहे थे। तो अभी हम इस कंफ्यूजन से बचने का एक तरीका हम यहाँ पे खोज लेते हैं कि हम इन सवालों पे भी अधिकतर कोशिश ये करेंगे कि हम दो चीजें माने एक्स और वाई में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि किसी एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे में रख देंगे, यानी कि हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। इससे सवाल पे एक ही चर राशि बचेगी जो कि द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो हम यहाँ पे भूखंड की लंबाई एक्स मान लेते हैं और चौड़ाई को वाई मान लेते हैं। हम दूसरा तरीका यानी कि एक ही चर राशि मानते हुए भी इस सवाल को बनाएंगे, लेकिन वो लास्ट में होगा। पहले हम ऐसे कर लेते हैं। तो माना भूखंड की लंबाई बराबर एक्स मीटर, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर वाई मीटर। इस सवाल पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे सवाल पे दो चीजें कही गई है। सवाल की स्टार्टिंग में कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, और पहले पार्ट में कहा गया है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो मेन सवाल हमारा ये है कि हमने इन स्थितियों को केवल द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में हमने व्यक्त करना है। ये जो पहले पार्ट के लास्ट में लिखा गया है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब ये है कि इनको मानते हुए आप सवाल को आगे को सॉल्व करो। लेकिन हमने चर राशि यानी कि x का मान यहाँ पे नहीं निकालना होगा, x या y का। तो अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार, ताकि हम समीकरण बना पाए। प्रथम शर्तानुसार में कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो इसी को हम लिख देंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। बराबर की बात का 528 हम ऐसे रखते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हम अपने हिसाब से निकालेंगे। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमने x मानी है, चौड़ाई y मानी है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारे हिसाब से हो जाएगा x इंटू वाई, और जो 528 बराबर के बाद है उसको हमने ऐसे ही लिखा। इससे ज्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम आएंगे द्वितीय शर्तानुसार। सवाल के बीच में हमसे कहा गया था कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसको भी हम लिख देंगे लंबाई बराबर चौड़ाई के दुगना, यानी कि चौड़ाई गुणा 2 धन 1। यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे। लंबाई की जगह पे हमने x माना है, तो लंबाई के नीचे x, बराबर के नीचे बराबर, चौड़ाई की जगह पे हम y रख देंगे, गुणा 2 ऐसे रहेगा, धन 1 ऐसे रहेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर 2y, ये दोनों गुणाओं के 2y हो गए, धन 1 अलग से ऐसे रहा। इससे ज्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब चूंकि x और y मानते हुए हम यहाँ पे जा रहे हैं, दो चर राशि हम यहाँ पे मान रहे हैं, तो इसलिए दो समीकरण आना लाजमी है। अगर हम केवल x के टर्म्स में ही चलते तो हमारी एक ही समीकरण आती। लग तो रहा है कि समीकरण एक आती तो वो इजी रहता, लेकिन असल में इजी ये होता है मेरी नज़रों में। तो अब हम समीकरण एक या दो से x या y में से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 पे x की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, तो हम इस मान को समीकरण नंबर 1 पे रख देंगे। तो इससे सवाल से x विलोपित हो जाएगा, केवल y बचेगा, और y जब बचेगा तो हम उसको सॉल्व करके अभीष्ट द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने उस द्विघात समीकरण को अभी सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो 2y प्लस 1 इंटू वाई ऐसे रहेगा, इक्वल टू के बाद 528 भी ऐसे रहेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि सवाल से x विलोपित हो चुका है, यानी कि हमने द्विघात समीकरण जो निकालनी थी वो एक ही चर राशि के टर्म्स में आती, तो इसको सॉल्व करने के बाद वह मिल जाएगी। तो हम इसे गुणा कर लेते हैं। y का गुणा 2y में हुआ तो 2y स्क्वायर, y का गुणा 1 में हुआ तो y,
और ये 528 जो बराबर के बाद है इसको एलएचएस में ले आएंगे तो माइनस का 528 हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 0 बच जाएगा। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगी, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं और देखेंगे हम यहाँ पे कि ये y के टर्म्स में द्विघात समीकरण आ चुकी है। कैसे? जिस प्रकार x के टर्म्स में द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इक्वल टू 0 होती है, इसी प्रकार से y के टर्म्स में अगर हम कहेंगे तो ये ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो सकती है, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो बात एक ही है, हमें द्विघात समीकरण निकालने से मतलब था, अब वो x के टर्म्स में आए या y के टर्म्स में आए, यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। यह इससे मिल रही है, a की जगह पे 2 आ रहा है, b की जगह पे 1 आ रहा है, c की जगह पे माइनस का 528 आ रहा है, a यहाँ पे 2 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इस शर्त पूरी तरीके से संतुष्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे उपरोक्त समीकरण अभीष्ट द्विघात समीकरण है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हमारी y में द्विघात समीकरण है। उत्तर वाला में हो सकता है कि x में द्विघात समीकरण दी गई हो, तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर हमसे x और y के मान पूछे होते तो हमारा मान भी वही निकलता जो आंसर शीट में आया हुआ है। क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है तो यह आंसर हमारा यहीं पे रुक जाएगा। अब अगर हम इसी को एक चर राशि के रूप में निकालें, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि हम लास्ट टाइम बनाएंगे, तो आपको तो लगेगा कि काफी सरल हो रहा है, लेकिन कई बार उस जो कंडीशन है काफी टिपिकल हो जाती है। तो इसी सवाल पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम लंबाई और चौड़ाई केवल एक ही चर राशि के रूप में मानेंगे। तो सवाल के बीच में कहीं पे कहा गया था कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो यहाँ पे चौड़ाई का जिक्र बाद में हो रहा है, तो हम पहले यहाँ से चौड़ाई मान लेते हैं x के टर्म्स में। तो इसी का दूसरा तरीका हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसमें मानेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब यहाँ पे कहा गया था कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो यहाँ से हम लंबाई निकाल लेंगे, इसलिए भूखंड की लंबाई, इसको हम y के टर्म्स में ना मान के x के टर्म्स में ही निकाल रहे हैं, जैसे कि कक्षा 8th वगैरह में होता था। तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी कि चौड़ाई का दुगना, x का दुगना 2x हो जाएगा, इससे एक अधिक तो हम +1 कर देंगे, ये भी मीटर में आ चुका है। अब यहाँ पे इसने शुरुआत में कहा था कि भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, तो इस लाइन को हम दोबारा लिखेंगे, चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, तो बराबर के बाद 528 ऐसे रहेगा। एलएचएस में हम क्षेत्रफल अपने हिसाब से निकालेंगे। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे यहाँ पे जो मानी है 2x + 1, चौड़ाई हमारी x हमने मानी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक चीज़ मानने पे काफ़ी आसानी से मान निकल जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x, इस 528 को हम यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 528 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण हमारे आ चुकी है काफ़ी कम लाइन में, यानी कि 1 2 3 5 लाइन में यहाँ पे आ चुकी है। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे। अब लिख देंगे नीचे कि उपरोक्त समीकरण अभीष्ट द्विघात समीकरण है। अब हमारे दोनों ही मान जो दोनों तरीकों से निकले थे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये हमने x और y मानते हुए निकाला। बाद में जो समीकरण हमें मिली ये y के टर्म्स में मिली, 2y² + y माइनस 528 इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमने 5-6 लाइन में बना दिया था, यहाँ पे हमने एक ही चर राशि x मानी, तो द्विघात समीकरण मिली 2x² + x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये लगभग एक जैसी है, ये y में द्विघात समीकरण है, ये x में द्विघात समीकरण है। लग रहा है कि ये वाला तरीका आसान होगा, और होता भी है। अगर आप मानते वक्त लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सावधानी से मान लें तो ये तरीका काफ़ी आसान है, लेकिन कई बार इनको मानने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है शुरुआत में ही, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया। आगे के सवालों पे भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 चर राशियाँ मानते हुए सवाल बनाऊं, लेकिन मैं साथ में ये भी कोशिश करूंगा कि उन सवालों को एक चर राशि मानते हुए भी आपको बताऊं। लेकिन कुछ सवाल तो एक चर राशि मानते हुए काफ़ी कठिन हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखें कि एग्जाम में एक तो हमें ये मालूम नहीं है कि वो रेखा का सवाल है या द्विघात का सवाल है, तो इसलिए जिस प्रकार रेखा में हम 2 चर राशियाँ मानते हैं उस प्रकार हम द्विघात समीकरण वाले सवालों पे भी 2 चर राशियाँ मानते हुए चलेंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों ही तरीकों से हर सवाल को बताऊं। तो अभी हमारा आंसर इतने में हो चुका है, हमने इसको सॉल्व नहीं करना था।